हेलो एवरीवन, यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो उड़ान द फ्लाइट ऑफ लाइफ और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट राजेश्वरी। लेकर आई हूँ आपका फेवरेट शो द बुक वर्ल्ड। आज आप सुनेंगे सुधा मूर्ति द्वारा लिखित नॉवल डॉलर बहू। तो चलिए शुरू करते हैं डॉलर बहू। चंद्रशेखर बेसब्री से स्टेशन पर किट्टूर चेन्नम्मा एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार करने लगा। वह काफी जल्दी आ गया था और ट्रेन का टाइम अभी नहीं हुआ था। उसका छोटा भाई गिरीश जो उसे छोड़ने आया था, यह कहकर चला गया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ मैगजीन्स ले आता हूँ। उसका गए हुए आधे घंटे हो गया, अभी तक उसका कोई पता नहीं था। यह गिरीश था, बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल था, कभी समय पर कहीं नहीं पहुंचता था। मगर चंद्रशेखर उसका बिल्कुल विपरीत था, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड और वक्त से पहले सब काम करने वालों में से था। अतः वह बार बार अपनी घड़ी की ओर देखता और देखता ट्रेन आ रही है कि नहीं। दूर से उसे ट्रेन आती हुई दिखाई दी तो उसे थोड़ा सब्र हुआ, मगर उसको एक और चिंता दिमाग में खाए जा रही थी। वह सोचने लगा, मैं बेंगलुरु में रहकर कभी मांड्या या मैसूर तो गया नहीं, तो ये धारवाड़ जाके मैं क्या करूंगा। वह सिविल इंजीनियर था और एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद में नौकरीग्रस्त था। उसकी नौकरी में उसकी निपुणता के कारण उसे एक नए प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर बना के धारवाड़ भेजा जा रहा था। वह सोचने लगा, मैं कंप्यूटर इंजीनियर होता तो बेंगलुरु में ही रहता। पूरे भारतवर्ष से कंप्यूटर इंजीनियरिंग का यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नौकरी करने के लिए तो सब लोग आते हैं और मैं यहाँ से धारवाड़ जा रहा हूँ। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, ट्रेन आ खड़ी हुई और तब तक गिरीश न जाने कहाँ से आ गया। उसने उसका सामान उठाया और कहा, चंद्रू तुम मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हारा सामान रख देता हूँ। चंद्रू अपनी सोच में डूबा हुआ गिरीश के पीछे पीछे कंपार्टमेंट में चला गया। चंद्रू जाते हुए सामान रखकर बोलने लगा कि अब मैं चलता हूँ, तुम पहुँचकर हमें फोन कर देना। वह चला गया। चंद्रू को सब चीज नई नई प्रतीत होने लगी, क्योंकि वह बहुत समय बाद ट्रेन में सफर कर रहा था। आसपास के पैसेंजर्स जो डायलेक्ट कन्नड़ा का बोल रहे थे, वह धारवाड़ी था, अतः उसकी अपनी भाषा से थोड़ा सा अलग था। एक बुजुर्ग अंकल उसको पूछने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। उसने बोला, मैं धारवाड़ जा रहा हूँ। फिर उनके सवाल और ज्यादा हो गए, किस लिए जा रहे हो, कहाँ रहोगे, कितने दिन रहोगे। उसे इतनी बोलने की आदत नहीं थी, अतः उसने कहा, मैं कुछ महीने वहां रहूंगा। यह कहकर उसने बात को समाप्त कर दी। थोड़ी देर बाद वह अपनी सोच में डूबता हुआ सोचने लगा, जब उसकी कंपनी ने एक हफ्ते के नोटिस में उसे कहा कि धारवाड़ जाकर ज्वाइन करो, तो बहुत अपसेट हो गया था। उसके छोटे भाई गिरीश ने उसे बहुत समझाया, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इसी प्रांत के दूसरे हिस्से में तो रहोगे। किट्टी को देखो, वहां जाके वहीं का हो गया धारवाड़ी, अब बेंगलुरु तो वापस आने का नाम ही नहीं लेता। कृष्णमूर्ति गिरीश का अच्छा दोस्त था और वह वहाँ बैंक में नौकरी करता था। उसने उससे बात कर ली थी और उसने कहा था वो चंद्रू का पूरा ध्यान रखेगा और वो अपने घर में उसको रखेगा। यह सोचता हुआ उसको आवाज को अंकल जी ने वापस खींचा। वह इतनी बात होने के बावजूद भी उसे बहुत पोलाइटली डिनर के लिए आमंत्रित करने लगे। चंद्रू को बहुत शर्म आई और उसने बहुत पोलाइटली मना कर दिया। ये सोचते हुए सुना उसने एक बहुत ब्यूटीफुल गोल्डन वॉइस में एक गाना सुनाई दिया। एक लड़की गाना गा रही थी और बाकी लोग उसकी तारीफ करने लगे। उसने उस लड़की का गाने का आवाज ही गोल्डन वॉइस बोला और बाकी सब लोग भी उसी आवाज में डूब गए। वह सोचने लगा कि मैं तो इस लड़की को एक बार देखना चाहता हूँ, मगर वह चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसके पीछे आवाज सुनाई दी, एक्सक्यूज मी, आप मेरा बर्थ खाली करेंगे, यह मेरा बर्थ है। अरे ये क्या, ये तो वो गोल्डन आवाज बोल रही है। उसने घूम के देखा तो एक बहुत सुंदर, एकदम थिक ब्लैक लॉन्ग हेयर वाली और शार्प फीचर्स वाली लड़की उसके सामने खड़ी है। कोई ज्वेलरी नहीं पहनी हुई थी, एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी, मगर बहुत सुंदर लग रही थी। उसने सोचा नहीं जिसकी आवाज गोल्डन वॉइस है वो देखने में भी इतनी सुंदर होगी।
जब उसने उससे कहा कि वापस कि ये मेरी सीट है, आप खाली कर दीजिए, तब वो वापस इस दुनिया में आया। उसने बोला नहीं नहीं, ये तो मेरी सीट है, देखो G28 मेरी सीट है। उस लड़की ने अपनी टिकट दिखा दी, उस पर भी G28 लिखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था विनू देसाई। बस समझ गया यह इस लड़की का नाम है। उसने खुशी खुशी सीट खाली करके उसको दे दी और खुद जाकर दरवाजे के पास खड़ा होकर हवा खाने लगा। चलिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से मिलते हैं। क्या चंद्रू फिर से विनू से मिल पाएगा? देखते हैं ब्रेक के बाद। शीस्रो और ICMR पेश करने जा रहे हैं भारत का पहला मेगा अंतरराष्ट्रीय इवेंट ग्लोबल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2022 यानी GATEC GMR ग्राउंड एरोसिटी नई दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक आविष्कारों, मार्केट में उनकी उपलब्धता तथा डॉक्टरों, वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं द्वारा विचारों का आदान प्रदान और जानकारियों को साझा करना है। ये इवेंट दिव्यांगजनों के लिए दुनिया भर में उपयोग होने वाले सहायक उपकरणों व प्रौद्योगिकी के विषय में जानने में आपकी मदद करेगा। इस इवेंट को DRDO, WHO, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट का कंट्री पार्टनर है, तो इस इवेंट को ज्वाइन करना न भूलें। विजिट करें www.globalassistivtech.com, www.globalassistivtech.com या फिर कांटेक्ट करें 99107-17913 या मेल करें gaurav@iconex.in gaurav@iconex.in। सुबह चंद्रू जब वापस स्टेशन पर उतरा तो वह खुद अपने आप को देख के हैरान था। यह क्या, मैंने तो लुंगी से चेंज ही नहीं करा। अतः वह बहुत अजीब महसूस करने लगा। तब तक उसे एक बहुत फेमिलियर आवाज सुनाई दी। किट्टी की आवाज थी। वह कहने लगा, अरे चंद्रू, लगता है तुम बहुत देर सो लिए। अच्छा हुआ उतर गए, वरना स्टेशन छूट जाता और तुम अगले स्टेशन पर पहुंच जाते। चंद्रू ने उसकी बात नहीं सुनी और कहा उसे वेट करने को, और वेटिंग रूम में जाके कपड़े बदल के आ गया। उसने बाहर जाकर देखा कि वहां पर तो टांगे, घोड़े गाड़ी ये सब खड़े थे और वो बहुत सरप्राइज हुआ। वह बल्कि घोड़े गाड़ी में जाना चाह रहा था क्योंकि बेंगलुरु में तो ये सब देखने को मिलता नहीं। खैर, वो दोनों घर पहुंचे और वहां किट्टी की मदर ने उसका बहुत स्वागत किया। वो बहुत खुश थी उससे मिलके और कहा, अब तुम जब तक चाहे इधर ही रहना। चंद्रू ने उन्हें धन्यवाद किया, मगर उसने किट्टी को कहा, मैं यहाँ ज्यादा दिन तुम्हारे पे बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम मेरे लिए कोई दूसरा पेइंग गेस्ट या अकोमोडेशन देखते रहना। चंद्रू वहीं से काम पर जाने लगा। कुछ दिन बाद किट्टी ने आकर कहा, एक इश्तहार आया है कि उन्हें पेइंग गेस्ट चाहिए, तुम चलकर जगह देखना चाहोगे? किट्टी ने हाँ भरा और वो दोनों जगह देखने चले गए। जो घर वो देखने गए वह मालामाड़ी में स्थित था। यह 7 माउंटेन्स जो धारवाड़ में थे उनमें से एक था। वह घर बहुत बड़ा मेंशन था और सब जगह फूलों के पौधे लगे हुए थे। इतनी अच्छी सुगंध वहां आ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो फूलों का बागान ही बागान हो। और वहां पर मैंगो, जैक फ्रूट्स और बनाना के पेड़ भी लगे हुए थे। किटी ने जाकर दरवाजा खटखटाया और आप सोच सकते हैं दरवाजा किसने खोला होगा। चंद्रू देखकर तो मुंह खुला का खुला रह गया। वह विनू थी। किट्टी ने उसको पूछा, क्या यह भीमन्ना का घर है? विनू ने भी चंद्रशेखर अचरज से देखा और उसने कहा, हाँ हाँ आप अंदर आइए, मैं अभी अंकल को बुला देती हूँ। चंद्रू ने ड्राइंग रूम को देखा और घर को देखा। ऐसा प्रतीत होता था कि ये लोग पुराने जमाने से काफी रईस रहे, मगर अब इन लोगों के पास ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। उसको उनका इकोनॉमिक कंडीशन का पता चल गया। भीमन्ना आए उनसे मिलने के लिए। बहुत जॉली नेचर के आदमी थे और बहुत बातें अच्छे से करते थे।
उन्होंने चंद्रू को ऊपर का कमरा दिखा दिया। चंद्रू ने पहले ही सोच लिया था कि वह पक्का यही घर किराए पर लेगा। वापसी में चंद्रू को किट्टी ने कहा, इन लोगों ने पैसा ज्यादा बोला है, तुम्हें और थोड़े घर देखने चाहिए थे, तुमने सबसे पहले इसको देखते ही हाँ क्यों कर दिया। चंद्रू ने हंसते हुए उसको बोला, पहला प्यार पहला नशा। किट्टी को उसकी बात कुछ भी समझ में नहीं आई। उसने बोला, ये तुम क्या बोले? चलिए यहाँ पर हम एक और ब्रेक लेते हैं और थोड़ी देर बाद आकर आपसे फिर से मिलते हैं। देखते हैं चंद्रू वहाँ पर उस घर में कैसे रहा और उसे कितना अच्छा लगा। Brought to you by Savlon स्वस्थ इंडिया मिशन। सिर्फ पानी काफी नहीं है। Wash your hands frequently with hand wash and water. Just water is not enough. वेलकम बैक दोस्तों। अब इस समय आप लोग देखेंगे कि भीमन्ना के घर में क्या प्रोसीडिंग्स चलती हैं। सुबह से विनू काम पे लग जाती है। जब दूध वाले की घंटी बजती है तब वो बाहर दूध लेने आती है। ये सब चीज चंद्रू ऊपर अपने कमरे की खिड़की से उसे देख रहा था। उसके बाद वह जाके फूलों के पौधों के पास खड़ी हो जाती है, मानो उनसे बातें करती हो, और इतने प्रेम से वहां खड़े होके वो गुनगुनाती और गाना गाती है जैसे कि वो उसके जन्मों के साथी हों और वो उसके प्राण उसी में बसते हों। भीमन्ना जो बहुत बड़े दिल वाले इंसान थे, पहले दिन ही चंद्रू को उन्होंने बोल दिया था कि यह तुम अपना ही घर समझना और सारी लिबर्टीज तुम यहाँ ले सकते हो। थोड़े दिनों में चंद्रू को समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली था, बहुत लोग रहते थे और हर कोई विन्नू को हर काम के लिए आवाज देते रहते थे। कोई कहता विन्नू गर्म पानी रख दिया क्या, नीचे से कोई पुकारता विन्नू दूध ले लिया क्या, कोई कहता तुमने सफाई अभी नहीं करी क्या। उसको समझ नहीं आ रहा था कि विन्नू का इन लोगों से रिश्ता क्या था। मगर भीमन्ना इतने अच्छे इंसान थे और बहुत टॉकेटिव थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने चंद्रशेखर को सारी बात बता दी। असल में विन्नू के माता पिता नहीं रहे और भीमन्ना उसके पिताजी के ब्रदर थे, इसलिए कोई नहीं होने के कारण विन्नू के घर में बाकी सारा परिवार शिफ्ट हो गया था। नहीं तो विन्नू बिल्कुल अकेली हो गई और विन्नू के पास विरासत में मिला हुआ ये घर था और उसके पास कुछ भी नहीं था। हर सैटरडे को चंद्रशेखर घर पे ही रहना पसंद करता था और कुछ पढ़ता रहता था। एक दिन ऐसे ही एक सैटरडे को उसका ध्यान खुला विनू की प्यारी सी गोल्डन आवाज से। वह नीचे गाना गा रही थी। एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, रोज रोज आँखों और कोई दूसरा आवाज देके उसे बोल रहा था, क्या तुम हर समय गाना ही गाती रहोगी? कुछ ढंग का काम भी घर में कर लिया करो। पता नहीं तुम्हारा ये गाने का भूत कब यहाँ से जाएगा। मगर विनू को बिल्कुल बुरा नहीं लगा और फटाफट उसने अपना गाना बंद किया और काम करने के लिए दौड़ पड़ी। और चंद्रू को अचानक से दिमाग में आया कि विनू और सुरभि कितने अलग हैं। सुरभि चंद्रू की बहन थी। उसने सुरभि को कई बार कहा था कि तुम अपना म्यूजिक कोर्स परस्यू करो, मगर सुरभि को कोई इंटरेस्ट नहीं था। और यहीं विनू को देखो, कितना अच्छा गाती है वो। भीमन्ना को विनू बहुत पसंद थी। वह चाहता था कि वह अपना एजुकेशन खत्म करे, 2 साल नौकरी करे, इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके बाद शादी करे। अभी विनू BA कर रही थी, मेजरिंग इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। हर रात भीमन्ना खटिया पे लेटे हुए फ्री होते थे तब विनू को बुलाते थे और उससे बातें करना चाहते थे और उसे कहते थे कि तुम मेरे लिए कोई गाना गा के सुनाओ। यही मौका चंद्रू को भी मिलता था कि जब वह अपनी खिड़की के पास खड़ा होकर विनू का गाना एंजॉय करता था। एक संडे सुबह जब धूप अच्छी चमक रही थी, विनू ऊपर आई एक बड़ा बास्केट लेते हुए जिसमें की कच्ची इमलियां थी और उसने उसको पूछा, क्या मैं तुम्हारे कमरे के सामने इमली सुखा सकती हूँ? चंद्रू ने कहा, घर तुम्हारा है, टेरेस भी तुम्हारा है, मैं क्यों ऑब्जेक्ट करूंगा।
तब उसने थोड़ी देर विनू से बस इतनी बात करी कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, तुम ऑल इंडिया रेडियो पे क्यों नहीं गाती हो? विनू ने कहा मैं हाँ गाती हूँ। चंद्रू को ही फेल्ट अबैश्ड, तो उसने कहा कि अगले बार जब तुम गाओगी तो मुझे जरूर बताना, मैं सुनना चाहूंगा। वो हंसते हुए बोली हाँ मैं बता दूंगी, और वह अपना काम खत्म करके नीचे चली गई। विनू को बस ये महसूस हुआ कि चंद्रू म्यूजिक लवर था और म्यूजिक को अप्रिशिएट करने वालों में से था। उसे बड़ी खुशी हुई। दिन गुजरते गए और चंद्रू धारवाड़ से भी अकस्टम्ड हो गया और देसाई फैमिली से भी बहुत क्लोज हो गया। कभी कभी भीमन्ना उसे डिनर के लिए भी इनवाइट करते। विनू बहुत कम बोलती थी, बस एक स्माइल पास किया करती थी। एक बार चंद्रू क्रिकेट खेलने गया और उसका एल्बो डिसलोकेट हो गया, फ्रैक्चर हो गया। अब उसकी सेवा करने का मौका आ गया, तो उसने सोचा कि यह तो मुश्किल हो गया, तो अब मैं वापस बेंगलुरु घर चले जाता हूँ। भीमन्ना ने तुरंत उसको कहा तुम प्लीज घर मत जाओ, यहाँ तुम्हारा पूरा ध्यान रखा जाएगा, विनू तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। विनू ने दिन रात एक कर दिया उसकी सेवा करने के लिए। उसके पास ही कॉफी भी लेके जाती और खाना भी उसे कमरे में परोसती। एक दिन चंद्रू ने ऊपर से सुना घर की सब लड़कियां दिवाली की परचेसिंग का डिस्कशन कर रही थी और सब कह रही थी कि उन्हें कौन से रंग की साड़ियां खरीदनी है। विनू ने कहा अच्छा हुआ कि अंकल बेंगलुरु गए, मैंने तो उनको बोल दिया है कि एक्वामरीन कलर की साड़ी विथ पिंक बॉर्डर मेरे को चाहिए। अगले दिन रात को डिनर के बाद भीमन्ना जब विनू से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा विनू तुमने जिस कलर की साड़ी बताई वो तो मुझे मिली नहीं, तो मैं ये दूसरा रंग लेके आया हूँ। विनू ने उसे लेके रख लिया और कहा यह तो बहुत अच्छी है, मैं इससे भी बहुत खुश हूँ। उसका जवाब चंद्रशेखर को बहुत अचरज में डाल गया। उसने फिर उसको अपनी बहन सुरभि से कंपेयर किया। उसने कहा सुरभि ने उसे अपने पसंद के कपड़े लेने के लिए कई दुकान घुमाए हैं, वो कभी भी कोई चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी, उसको वही चाहिए होता था जिसके ऊपर उसका दिमाग होता था। चंद्रू को इन सब के बीच में लगने लगा कि विनुता इन सब काम के बीच में इतनी फंसी हुई है और वो एक ही आदमी है जो उसके स्माइल के पीछे के पेन को समझ सकता है। उसने अगले दिन उसको पूछा एक्वामरीन रंग तुम किसको बोलती हो? उसने बताया वो ब्लू और ग्रीन मिला हुआ कलर होता है। इन्होंने पूछा तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा बस मैं जानना चाहता था कि वो कौन सा कलर होता है। चंद्रू के लिए बहुत आसान होता ऐसा एक साड़ी खरीद के उसे गिफ्ट करना, मगर वह हर किसी का अटेंशन गैदर नहीं करना चाहता था कि लोग कहीं बातें ना बनाएं, इसलिए उसने ऐसा नहीं करा। उसकी देसाई फैमिली के साथ जो क्लोजनेस हुई उससे किटी ने उसको एक दिन टीज करा, कह रहा था भाई क्या पक रहा है वहां पे, आजकल तो हमसे मिलने ही नहीं आते हो। उसने बोला कुछ भी तो नहीं। उसने बोला बस मुझे धारवाड़ बहुत पसंद आने लग गया है। तो किटी ने कहा तुम्हें धारवाड़ पसंद आ गया है या देसाई के घर की कोयल पसंद आ गई है? तो उसने कहा व्हाट डू यू मीन? इस पर किटी ने जवाब दिया मोस्ट ऑफ द एलिजिबल बैचलर्स उसी को ढूंढ रहे हैं, उसी कोयल को। तो चंद्रू ने इस पर पूछा क्यों, तुम्हारा भी वही हाल है क्या? तो उसने कहा नहीं मेरी शादी तो फिक्स हो गई है, बेंगलुरु की एक लड़की है। अचानक उससे चंद्रू को इंस्ट्रक्शंस ऑफिस से मिले कि तुरंत आके उसे बेंगलुरु ज्वाइन करना है, क्योंकि उसे अगले 1 महीने में डेप्यूटेशन पे अमेरिका भेजा जा रहा है। यह तो चंद्रू के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। वह बचपन से अमेरिका जाना चाहता था। जब उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना इसीलिए चाहता था ताकि उसका अमेरिका जाने का रास्ता खुल जाए, मगर उसकी परसेंटेज कम होने के कारण उसे सिविल इंजीनियरिंग वाला ब्रांच ही मिला था। इसलिए अब वह मौका उसको जिंदगी के इस मुकाम पे जाकर मिला और वह उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था। वह बहुत खुश हो गया। उसने उसी दिन शाम को घर आकर भीमन्ना से कह दिया कि अब वो बेंगलुरु चला जाएगा और उसने कारण भी बता दिया। भीमन्ना बहुत खुश हुए कि चंद्रू की तरक्की हो रही है। भीमन्ना ने कहा अगले बार जब भी आओगे जरूर धारवाड़ आना, और इस पर चंद्रू ने भी उन्हें बेंगलुरु आने के लिए इनवाइट किया। भीमन्ना ने कहा कि मेरी बहन इंदु वहाँ राजाजी नगर में ही रहती है, उसने भी मुझे कई बार बुलाया है, अतः मैं बेंगलुरु अवश्य आऊंगा। चंद्रू मार्केट गया और धारवाड़ी पेड़े खरीद लिए उसने अपने घर के लिए। विनुता के बारे में सोचते हुए उसने एक पोएम्स की किताब उसके लिए खरीद ली। उसने स्टेशन निकलने से पहले विनुता को वो किताब दे दी और कहा आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी आवाज ऑल इंडिया रेडियो पे तो सुन नहीं पाया। चंद्रू ने विनुता को देखा और ऐसा महसूस हुआ कि उस विनुता से ना एक सैडनेस का रे एमिनेट हो रहा है।
विनुता के मन में लगा कि यह एक आदमी ऐसा था जो म्यूजिक लवर था और मेरे म्यूजिक को समझ सकता था। बस इतनी सी बात थी उसे ये भी लगा कि शायद ये मेरी लास्ट मीटिंग होगी। क्यों ये वापस यहाँ आएंगे यूएस से और मैं क्यों बैंगलोर जाऊंगी। हमारा मिलने का तो अब कोई मौका ही नहीं रहने वाला है। चलिए अब यहाँ हम लेते हैं एक और ब्रेक और आगे देखते हैं चंद्रशेखर यूएस जाता है कि नहीं और उसके बाद उसकी जिंदगी उसके लिए क्या सक्सेसेस लाती है या फेलियर्स लाती है। सी यू। शीस्रो और ICMR पेश करने जा रहे हैं भारत का पहला मेगा अंतरराष्ट्रीय इवेंट ग्लोबल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2022 यानी GATEC GMR ग्राउंड एरोसिटी नई दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक आविष्कारों, मार्केट में उनकी उपलब्धता तथा डॉक्टरों, वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं द्वारा विचारों का आदान प्रदान और जानकारियों को साझा करना है। ये इवेंट दिव्यांगजनों के लिए दुनिया भर में उपयोग होने वाले सहायक उपकरणों व प्रौद्योगिकी के विषय में जानने में आपकी मदद करेगा। इस इवेंट को DRDO, WHO, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट का कंट्री पार्टनर है, तो इस इवेंट को ज्वाइन करना न भूलें। विजिट करें www.globalassistivtech.com www.globalassistivtech.com या फिर कांटेक्ट करें 9910717913 या मेल करें gaurav@iconex.in gaurav@iconex.in। हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक। अब हम जरा कहानी में कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। हम आज शमन्ना के बारे में देखेंगे। शमन्ना एक स्कूल टीचर थे और बहुत ऑनेस्ट थे। आपको लग रहा होगा ये अचानक शमन्ना की कहानी कहाँ से आ गई। रुकिए जरा देखिए तो कि ये कौन लगते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट चंद्रू के। वे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे और उनकी जिंदगी भर उन्होंने बहुत अच्छे और ऑनेस्ट काम ही किए थे। गौरम्मा उनकी पत्नी थी। हमेशा सारी जिंदगी उनकी कमाई से जोड़ जोड़ के उन्होंने घर बहुत अच्छे से चलाया था। मगर उसके सपने में, गौरम्मा जी के सपने में हमेशा डायमंड्स, प्योर सिल्क की सैरीज यही सब रहती थी और सोचती थी कब मैं ये सब पहन पाऊंगी और कब मुझे ये सब नसीब होगा। शमन्ना की एक सैलरी बड़ी मॉडेस्ट थी, मगर उन्होंने एक छोटा सा घर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। घर था उनका बेंगलुरु में जयनगर में। उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल डिफरेंट थी। वो जिंदगी में सिर्फ वैल्यूज पे चलने वालों में से थे, इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशन जिंदगी में मटेरियलिज्म की बहुत कम थी ही नहीं। अब देखिए, अब आपको पता चलेगा कि ये कौन है। उन्होंने बहुत ऑनेस्टी से अपने 3 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। जानते हैं कौन है वो? चंद्रशेखर, उसका छोटा भाई गिरीश और उसकी बहन सुरभि। तो ये रिश्ता है शमन्ना का हमारे प्रोटैगनिस्ट चंद्रशेखर से। जहाँ तो गौरम्मा जी की बात है, उनके पति जी ने उनके ये सब ख्वाहिशों को पूरा करने में असमर्थ रहे, इसलिए अब वो अपने बच्चों के ऊपर वो एक्सपेक्टेशंस रखती हैं कि मेरे बेटे मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। जब भी वो कोई शादी अटेंड करती या कोई फंक्शन अटेंड करती, उन्हें हमेशा दूसरी औरतें अपनी प्योर सिल्क की साड़ीज और डायमंड्स जताते हुए दिखती और इन्हें बड़ी शर्म आती कि दिखाने के लिए मेरे पास तो कुछ है नहीं। यहाँ पर तो इन औरतों के सर्कल्स में एक और बड़ी जबरदस्त बात होती थी। कोई कहता था कि मैं यूएस के टेक्सास से ये वाला सेट ले आई, कोई कहता था मैं वहां से स्पेनिश सैफरन यानी केसर लेके आई। यानी ज्यादातर लोग, उनके बच्चे यूएस सेटल्ड होने लग गए थे और वहां आके सब स्नॉबरी में यही जताते थे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी वहां रहती है और यहाँ रहती है यूएस में। और गौरम्मा तो बिल्कुल लेफ्ट आउट फील करती थी कि मैं तो इस क्राउड को बिलोंग ही नहीं करती हूँ, मेरे कौन रहते हैं यूएस में। और वो यही बस कामना करती थी और ड्रीम करती थी, हाँ मेरे बच्चे भी जाके कभी यूएस में रहेंगे और मैं सबको जताऊंगी कि देखो मेरे बच्चे वहां रहते हैं। चंद्रू गौरम्मा जी का बहुत फेवरेट बेटा था। वो गौरम्मा की तरह ही बहुत फेयर था और स्मार्ट था, ज्यादा सुंदर था। मगर गिरीश जो है वो अपने पिताजी पे गया था। वो थोड़ा सांवला था, डार्क था और टॉल था। गिरीश जो है वो कॉमर्स स्टूडेंट था और एक बैंक में जॉब करता था
और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। वो एक्स्ट्रा टाइम व्यतीत करता था सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ में और ये सब प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने में, और वो उसमें बहुत व्यस्त भी रहता था। गौरम्मा ने काफ़ी बार उसको ये सब चीज़ें करने को डिस्करेज करने की कोशिश करी, मगर वो सुनता नहीं था, क्योंकि उसको अपने पिताजी का पूरा सहयोग होता था, क्योंकि वो अपने पिताजी की तरह मॉरल वैल्यूज़ पे चलने वालों में से था। इसलिए गौरम्मा प्राय अपना गुस्सा अपने पति पर ही दिखाती थी कि वो खुद तो वैसे ही हैं और उन्होंने गिरीश को भी वैसा ही बना दिया। शमन्ना उसे शांत करते थे और कहते थे कि तुम्हारा बेटा चंद्रू तुम्हारी तरह बनेगा, तुम्हारी बात सुनेगा, और गिरीश जो है वो मेरे तरह मेरी बात सुनते हुए बनेगा, और यदि भगवान बहुत करुणामय होंगे तो देखना उसकी पत्नी बहुत अच्छी आएगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ऐसे वो गौरी को शांत करते थे। अब यहाँ हम एक लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके आपको से फिर मिलते हैं और देखते हैं कि चंद्रू का क्या हुआ, वो कहाँ गए, वो अमेरिका गए कि नहीं गए। बाय बाय। अरे छोटी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस न्यूज़ देख रही हूँ। ओह अच्छा। फॉरेन में तो आए दिन डिसेबिलिटी पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। हमारे यहाँ पता नहीं कब होगी कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा ये सुन, शीस प्रो और ICMR ला रहे हैं भारत का पहला इंटरनेशनल मेगा इवेंट, यानी ग्लोबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फेस्ट 2022 यानी गेटेक। इस इवेंट का मतलब भारत में दिव्यांगजनों के हेल्पफुल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए इन्वेंशंस, रिसर्च और उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी का प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, डॉक्टर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के जरिए थॉट्स का आदान प्रदान और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। यह आयोजन दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक दिव्यांग सहायक उपकरणों में प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने में मदद करेगा। अरे वाह, तो चले? अरे अभी नहीं। कब और कहाँ? ये इवेंट GMR ग्राउंड एरोसिटी न्यू दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। गेटेक में भारत और दुनिया के कई देशों से दिव्यांगजनों, डॉक्टरों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय उपक्रमों एवं दिव्यांग सहायता उपक्रमों का विशाल समागम होगा। गेटेक को DRDO, WHO, पैरालंपिक इंडिया, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट के कंट्री पार्टनर है। इस मेगा इवेंट में शामिल होना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं www.globalassistivtech.com या फिर हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9910717913 या फिर हमें मेल करें gaurav@iconx.in। जैसे ही चंद्रू के अमेरिका में पोस्टिंग होने की बात फैली, उसके लिए शादी के रिश्ते खूब आने लग गए। मगर ना तो चंद्रू इस समय शादी करना चाहता था, ना उसकी माँ उसकी शादी भी कराना चाहती थी, क्योंकि वह चाहती थी कि वह जाके US में ज्वाइन करके पहले खूब पैसे कमाए और उसे भेजे और उसकी सारी उम्मीदें पूरी हों जिंदगी से। वह चाहती थी कि उनकी बेटी सुरभि की शादी भी होनी बाकी है, उसके लिए भी वह चंद्रू कंट्रीब्यूट करे कमाकर, क्योंकि उसकी सारी उम्मीदें चंद्रू पे केंद्रित थी। गिरीश का जिस हिसाब से नौकरी थी, वह सोचती थी कि मैं उससे ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकती। एक तरीके से चंद्रू उस घर का शिप का कैप्टन बन गया था, ऐसा गौरम्मा सोचती थी। अब वह दिन आ गया जब चंद्रू को निकलना था और वो डेपुटेशन पर फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गया। सुरभि ने ऑलरेडी उसको एक पूरा लिस्ट दे दिया था कॉस्मेटिक्स का खरीदने के लिए, यानी कि उसको अमेरिकन कॉस्मेटिक्स का जो शौक था। और गौरम्मा ने उसको ये नसीहत दी थी, जितना ज्यादा वहां तुम स्टे कर सकोगे स्टे करना, क्योंकि तुम ज्यादा दिन रहोगे तो फिर मैं भी कुछ समय बाद तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ और मैं भी वहां पे तुम्हारे पास जरूर आना चाहती हूँ। उसने कहा, मैंने सुना है कि वहां बहुत अच्छी इलायची और सैफरन यानी केसर मिलती है। और गिरीश ने और शमन्ना ने कोई डिमांड्स नहीं करे, वो तो जिंदगी में वैसे ही बहुत संतुष्ट जीव थे। जो चंद्रू का इतने सालों का सपना था, फाइनली वो पूरा हो गया। चंद्रू अपॉर्चुनिटीज का लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है अमेरिका को, वहां पहुंच गया। चंद्रू बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत सोच समझ के ही फैसले लेने वालों में से था।
वो इंडिया और अमेरिका के सोशल कंडीशंस और इकोनॉमिक कंडीशंस को कंपेयर करने लगा और उसे नतीजे में पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उसे दिख रहा था कि अमेरिका में बहुत अपॉर्चुनिटीज हमेशा खुली हैं। अमेरिका बहुत रिच और वेल्दी था और बहुत एक्टिव था, बर्स्टिंग विद लाइफ। वहाँ पर पावर कट्स, वाटर प्रॉब्लम और ये सब प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होती और कोई कहीं भी जा आ सकता था आराम से। एक मैप लेकर लोग कहीं भी जा सकते थे, किसी को ना जगह पूछने की जरूरत थी और ना कोई किसी से ज्यादा इंटरफेयर करता था। अब वो सोचने लगा कि मैं बहुत आराम से एक गाड़ी और एक घर खरीदना अफोर्ड कर सकूंगा, मगर इंडिया में उसके मुकाबले सब कुछ के लिए यहाँ पे लड़ना ही पड़ता है। एवरीथिंग इज अ हैसल हियर। यहाँ पर पुराने ओल्ड किंग्स हर्षवर्धन की तरह रूल कर रहे थे। अभी तक लोग उसी ढर्रे पे चलते हैं और कोई डेवलपमेंट कुछ न होता है और न कोई होने देते हैं। मगर घर क्या है ये सुपरस्टिशन और स्केर्सिटी का घर है, यानी हर चीज की यहाँ पे कमी ही रहती है। वह सोचने लगा ये दोनों कंट्रीज को कोई अगर कंपेयर करे तो अमेरिका तो क्या है, आसमान, स्काई, और इंडिया क्या है, वो तो धरती, अर्थ है। इतना फर्क है दोनों में। एक पूरी रोशनी में है और दूसरा अभी तक अंधेरे में पड़ा हुआ है। चंद्रू बिल्कुल वहाँ के अमेरिका के कंफर्ट से और कन्वीनियंस से बिल्कुल प्रभावित हो गया और लोग कितने खुश हैं यहाँ पे। उसके खुद का प्रोफेशनल वर्क भी, ऑफिस का वर्क वहाँ पे बहुत सेटिस्फाइंग था। इंडिया में तो उसे फील्ड वर्क के लिए इधर उधर घूमना पड़ता था, वहाँ पे वो बहुत आराम की जिंदगी भी जीने लगे और काम भी उसका बहुत अच्छा था। उसने वहाँ पर जाकर इवनिंग में कंप्यूटर क्लासेस भी ज्वाइन कर लिए, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि मेरा सॉफ्टवेयर साइड वीक है और वो उसे वहाँ पे जाके डेवलप करना चाहता था। इसके लिए वह थोड़ा ही कमी भी करने लग गया खर्चे में, ताकि वो जोड़कर अपने खर्चे भी कर सके और घर पे भी भेज सके। इतनी मेहनत करके बहुत जल्दी उसने सक्सेस की सीढ़ी ऊपर चढ़ता चला गया। मगर वो अपनी फैमिली को बहुत मिस जरूर करता था। स्पेशली शाम को जब घर आता था, घर बिल्कुल खाली उसे खाता था। वो हर वीकेंड अपने मम्मी को फोन करता था और अमेरिका की सारी जिंदगी कैसी चलती है वो उसे पूरा उन्हें डिस्क्राइब करता था। कैसे वो जूस की बोतल्स लेके आता था और उसके इतने सारे डब्बे खाली होते थे। वो कहता था, मम्मी आप यहाँ होती तो ये सारे डब्बों में अचार भर देती। और वो और कई चीजें उन्हें बताता था, कभी खाने पीने के बारे में कि वो कितनी सस्ती पड़ती है वहां पर, और लोग इतने ट्रस्टवर्दी और ऑनेस्ट हैं। वहाँ पे कोई दुकानों में सिर पे ये नहीं देखता कि तुमने कितना खरीदा, कैसे खरीदा। लोग कभी चीट नहीं करते, जितना खरीदते हैं उस हिसाब से पैसा खुद ही वहाँ पे रख जाते हैं। बसों में भी कोई बिना मांगे ही सब अपना फेयर पे कर देते हैं। गिरीश से वो डॉलर के बारे में बात करता था और कहता था, डॉलर दुनिया में सबसे पावरफुल है। $1 हो तो दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। पूरी दुनिया में हर जगह अमेरिकन डॉलर एक्सेप्टेबल होता है। कहता था $1 42 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। एक फोन कॉल जब चंद्रू से आता था, उसके बाद गौरम्मा अपने किसी काम में कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल पाती थी। कभी चावल ज्यादा उबल जाता था, कभी सब्जी में नमक तेज पड़ जाता था। उसका ध्यान तो बिल्कुल यूएस में ही रहने लग गया। वो हमेशा सपना देखती थी डॉलर के बारे में, वो मैजिकल ग्रीन करेंसी जो उसका घर बिल्कुल बदलने वाला था और उसके सारे सपने पूरे करने वाला था। यही डॉलर उसको अपने सोशल सर्कल में बिल्कुल ऊंचे स्थान पे बैठाने वाला भी था। यह सब सपनों में ही वो हमेशा डूबी रहती थी। इसके पहले ज्यादा किसी ने रियलाइज किया, चंद्रू को अमेरिका में रहते हुए 1.5 साल हो गया। अब उसका वापस इंडिया आने का समय आ गया, मगर चंद्रू इससे बहुत सैड हो गया, क्योंकि वहां की ऐशो आराम को छोड़ के भला कौन आना चाहता है। अब उसने इधर उधर देखना शुरू किया कि इसके खुद के ऑफिस के सीनियर्स ने, कोलीग्स ने क्या किया था। ये लोग सब बॉन्ड साइन करके यहाँ से कंपनी से अमेरिका जाते हैं, वहां जाकर स्किपर्स बन जाते हैं। स्किपर्स मतलब वो बॉन्ड जो यहाँ साइन करके गए वो तो वैसा ही रहता है, वहां जाकर दूसरी एम्प्लॉयर से दूसरी नौकरी लेके अंडरग्राउंड हो जाते थे, यानी गायब हो जाते थे, दूसरे किसी स्टेट में चले जाते थे और अपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते थे। ग्रीन कार्ड आने के बाद उनकी स्टे लीगलाइज हो जाती थी। उसके बाद वो बाहर आते थे और सोचते थे, जब हमारा पुराना एम्प्लॉयर कभी हमारे पे दावा करेगा तब देखी जाएगी, तब तक तो हम यहाँ जी लें। ऐसा वो लोग सब स्किपर्स बन के उसके बाद जिंदगी आगे अच्छे से गुजारने लग गए थे। चंद्रू सोचने लगा, क्या मैं वैसा करूं? क्या मैं वैसा करने योग्य हूं और क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा? उसकी अंतरात्मा भी उसे झुंझोड़ने लगी
यह सब वह सोचता रहा। उसके खुद के क्लोज कलीग्स उस ऑफिस में, जिन्होंने राजीव और श्रीकांत, उन्होंने भी ऐसे ही बॉन्ड्स इंडियन कंपनी में साइन किए थे और उस बॉन्ड में साफ लिखा गया था कि अमेरिका का काम खत्म करके 3 साल तुम अपने देश वापस आके नौकरी करोगे। उसके बावजूद वो भी स्किपर्स बन गए थे। उन्होंने वो नौकरी छोड़ के किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास यूएस में ही जॉब पकड़ ली थी। वो लोग दोनों कोलोराडो में ठहरे हुए थे और इंडिया से इसके चंद्रू के सीनियर ऑफिसर्स उसको हमेशा उनका पता पूछते रहते थे कि वो दोनों कहाँ गए, मगर चंद्रू कह देता था कि मैं तो उनके बारे में जानता नहीं हूँ कि वो कहाँ हैं। अब जब जैसे ही वो प्रॉपर वीजा और ग्रीन कार्ड उन्हें मिल जाता, उसके बाद वो सबको बता देते थे, फिर वो इंडिया आते और तब वो जाके शादी करते। किसी बहुत बड़े घराने की कोई प्रिंसेस की तरह लड़की मिलती, उससे शादी करते और वापस पहुंचते बड़े स्टाइल में, बहुत बढ़िया सी जिंदगी गुजारने के लिए। वो खुद अमेरिकन सिटीजन्स बन जाते, यानी डॉलर कंट्री के सिटीजन्स बन जाते और उनकी पत्नियां बन जाती डॉलर बहू। अब आपने देखा दोस्तों, डॉलर बहू जो नॉवल है वो किसके बारे में है? यानी जो बहुएं यहाँ से जाके अमेरिका में रहेंगी अपने पतियों के साथ, सब डॉलर बहू बन जाती हैं। चंद्रू अब हमेशा इन चीज़ों के बारे में सोचने लगा और सोचते सोचते फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो भी उन्हीं के रास्ते चलेगा और स्किपर बन जाएगा, क्योंकि वह माइंड मेकअप नहीं कर पा रहा था कि इस वंडरस अमेरिका को मैं छोड़ के जाऊं, ये अपॉर्चुनिटीज छोड़ के जाऊं और वहां जाके धूल भरी गंदगी में मैं जाके दोबारा नौकरी करूं, ये वह गवारा नहीं कर पा रहा था। उसने अपने मदर को फोन किया और सारी कहानी सुनाई और उसने कहा, यदि आप लोग मेरा साथ देंगे और किसी को कुछ ना बताएंगे तो मैं अपना स्टे यहाँ कंटिन्यू करना चाहता हूँ और मैं उसका रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी माँ ने उसका पूरा सहयोग दिया, पूरा साथ दिया और कहा, जितना हो सके तुम उधर ही रहना ताकि हमारी जिंदगी भी और यहाँ पे आराम से कन्वीनियंस में गुजर सके। अब तो गौरम्मा सबको बता सकती थी कि मेरा बेटा भी अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर है। उसको तो वह सपना पहले से ही दिखाई देने लग गया था पूरा होता हुआ। अब चंद्रू को एक एड दिखा दिया जो कि एक जॉब का था और उसने सोचा कि मैं वह जाके ज्वाइन कर लूं। वह जॉब थी नैशविल, टेनेसी में। ज्यादातर लोग नैशविल जाना नहीं चाहते थे क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे कोल्ड होता था, इसलिए बहुत अच्छा पैकेज सैलरी का मिलने के बावजूद भी लोग वहां से दूर रहना चाहते थे। मगर चंद्रू ने सोचा ये जगह भी अच्छी है क्योंकि कम लोग रहते हैं और कोई ज्यादा सस्पेक्ट नहीं कर पाएगा कि मैं कहाँ हूँ और मैं ये जॉब ले लेता हूँ। उसने वह जॉब ले ली और वह नैशविल चला गया। वह ईस्ट कोस्ट में था। किसी को कुछ बताए बिना चंद्रू ने अपनी गाड़ी बेच दी, अपने घर की लाइटों को चालू छोड़ दिया और एक दिन चुपचाप अपना सामान लेके वहां से निकल गया और सीधे नैशविल चला गया अपनी नई जॉब ज्वाइन करने। उसके फ्लोरिडा के बॉस ने 1 हफ्ते बाद चंद्रू के बारे में जब पता लगाया, उसे पता चला कि चंद्रू तो वहां से जा चुका है, अब वहां पे कोई नहीं रहता, वह तो गायब हो गया है। चलिए अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर देखते हैं कि अब बाकी लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है। हमारे चंद्रू ने तो जाके अमेरिका ने पांव जमाने का सोच ही लिया है। अब जरा देखते हैं पीछे जिन जिन को छोड़ गया उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। ओके बाय। शीस्त्रो और ICMR पेश करने जा रहे हैं भारत का पहला मेगा अंतरराष्ट्रीय इवेंट ग्लोबल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2022 यानी GATEC GMR ग्राउंड एरोसिटी नई दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक आविष्कारों, मार्केट में उनकी उपलब्धता तथा डॉक्टरों, वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं द्वारा विचारों का आदान प्रदान और जानकारियों को साझा करना है। ये इवेंट दिव्यांगजनों के लिए दुनिया भर में उपयोग होने वाले सहायक उपकरणों व प्रौद्योगिकी के विषय में जानने में आपकी मदद करेगा। इस इवेंट को DRDO, WHO, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट का कंट्री पार्टनर है, तो इस इवेंट को ज्वाइन करना न भूलें। विजिट करें www.globalassistivetech.com, www.globalassistivetech.com या फिर कांटेक्ट करें 99107-17913 या मेल करें gaurav
gaurav@iconex.in, GAURAV@iconex.in। जयनगर जाने की बस जब आई वह इतनी भीड़ में भरी हुई थी और विनुता परेशान हो गई कि अब मैं इसे छोड़ दूंगी तो मैं तो लेट हो जाऊंगी। उसे अपनी नई नौकरी में 1 घंटा लेट हो जाएगी और इसलिए वह परेशान हो गई। वह धक्का मारते हुए किसी तरह बस में घुस गई। हालांकि उसे ये सब करना पसंद बिल्कुल नहीं था। बस कंडक्टर ने उसे पूछा तुम्हें कहाँ जाना है? उसने बोला मुझे जयनगर जाना है। उसने अपने पर्स में चेंज ढूंढा टिकट लेने के लिए। उसे सिर्फ एक 100 रुपए का नोट मिला। उसने कंडक्टर को वो दिया तो वो तो बहुत ही चिढ़ गया। वो कहता है तुम्हारी एक टिकट के लिए मैं 100 का नोट कहाँ से दूंगा, चेंज कहाँ से दूंगा? तो फिर वो कहने लगा कि तुम्हारा पति पीछे खड़ा है, उसको बोलो दे देगा। उसको विनू को तो शॉक हो गया, कह रही है कौन पति, किसका पति? तो तब तक पीछे से एक डार्क लुकिंग टॉल मैन ने निकाल के पैसे दे दिए और बोला 2 टिकट जयनगर का दे दो। देखिए तो 1 मिनट में उसने विनू की शादी भी कर दी। ना खर्चा किया ना कुछ किया और उसकी शादी भी कर डाली। उसने पीछे मुड़ के देखा, वही एक टॉल मैन खड़ा हुआ था। उसने उसको बोला कि मेरे को तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, उससे टिकट नहीं लेनी मेरे को। तो उसने कहा ठीक है तुम मुझे बाद में दे देना। ऐसा हुआ और उसके बाद आगे जाके वो दोनों उतर गए एक स्टेशन पर। नेक्स्ट अब जब वो उतर गए तो विनुता को आगे अपने स्कूल तक पैदल जाना था और ये काफी महीनों से अब उसका वही रूटीन था। वह ऐसे ही एक बस में आती थी और वहां पे उतर के स्कूल में नौकरी करने जाने लगी थी। वह अपनी आंट इंदू, याद है आपको उनका जिक्र किया था भीमन्ना ने, उनके घर में रहने आ गई थी जो कि राजाजी नगर में था और रोज जयनगर आती थी स्कूल में नौकरी करने के लिए। अब यहाँ पर हम आपको वापस रिकैप देते हैं कि धारवाड़ में उसके साथ हुआ क्या था। वो इतने सुंदर उसके धारवाड़ के दिन खत्म हो गए थे जब भीमन्ना जी की मौत हो गई थी। सब लोग कहीं सब लोग शिफ्ट हो गए, धारवाड़ छोड़ के चले गए। उसकी दादी तक भी किसी और बच्चों के पास रहने चली गई थी। तो विनू बिल्कुल अकेली हो गई थी। किसी ने विनू की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया था। कोई नहीं चाहता था उसको अपने पास रखने के लिए। फाइनली उसकी बुआ इंदू जो थी उन्होंने वो आगे आई, वो और उनके बुआ के हस्बैंड। उन्होंने कहा कि तुम बेंगलुरु आ जाओ, हमारे घर रह सकती हो, यहाँ पे आके कोई तुम्हें नौकरी मिल जाएगी और तुम वो पैसे बचा सकती हो। थोड़े दिन नौकरी करके पैसे बचा लो, तब तक धारवाड़ का घर तुम किराए पे दे दो और जब शादी तय हो जाएगी तो धारवाड़ का घर बेचकर तुम्हारी शादी कर देंगे। विनोद को बहुत उदासी हो गई। वह धारवाड़ के घर में उसका जान और सब कुछ छोड़ के जा रही थी और बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसका घर बिक जाए। खैर उसको उस समय तो आना ही पड़ा और आके उसने इस प्रकार यहाँ पे बेंगलुरु में नौकरी पकड़ ली और अब स्कूल में नौकरी करने लग गई। अब बस स्टॉप में दोनों गिरीश और विनू दोनों उतर गए और विनू ने कहा ठहरो, मैं तुम्हारा चेंज लेके आती हूँ 100 का और तुम्हारे पैसे अभी सबसे पहले वापस देती हूँ। उसने कहा ठीक है, मगर गिरीश को पता था इतनी सुबह सुबह कौन सी दुकान खुली होगी जो उसे चेंज मिल जाएगा। वह चुपचाप खड़ा रहा और वो वापस आ गई और बहुत बड़बड़ाती हुई आई कि उसे कुछ क्योंकि चेंज मिला नहीं था। आकर उसने क्या करा, 100 का नोट उसके हाथ में दे दिया और कहा कि मैं तुमसे शाम को पैसे ले लूंगी। गिरीश उसे बता चुका था कि मैं पास में के बैंक में नौकरी करता हूँ। उसके हाथ में 100 का नोट देके विनू फटाफट स्कूल की ओर चली गई। स्कूल में घुसते हुए उसको रियलाइज हुआ ये मैंने क्या किया, ये कौन आदमी था, बिल्कुल नया, मैं तो जानती भी नहीं थी। मैंने इतनी मुश्किल से पूरे महीने ट्यूशन पढ़ा के 100 का नोट कमाया, वो मैंने इस अनजान आदमी को दे दिया। यह सोचते हुए वह अंदर चली गई। शाम को इन सब सोचों के साथ वह बैंक के तक पहुंची। उसको पता ही नहीं था कि उसको उसके पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। गिरीश उसको बैंक के बाहर ही खड़ा मिला। एक एनवेलप में उसने सब पैसे डाल दिए थे और उसने उसको दे दिया और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। गिरीश ने उसको बोला कि अगर तुम नहीं भी आती तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे तुम्हारे स्कूल भिजवा देता। उसने कहा तुम वहाँ किसको जानते हो? तो उसने कहा कि मैं शमन्ना मास्टर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मैं उनके थ्रू तुम्हारे पैसे जरूर लौटा देता। विनुता ने उसको थैंक्स करा और वापस उसने बस ले ली और बस में जाके उसने एनवेलप खोल के देखा। तब पता चला कि गिरीश ने 100 का पूरा चेंज करके डाल दिया था। उसने बस की टिकट का पैसा ही वापस नहीं लिया था। एक हफ्ते बाद जब विनू अपनी आंटी को किचन में हेल्प कर रही थी तो उसकी बुआ ने कहा विनू इस संडे तुम अपनी म्यूजिक क्लास की छुट्टी कर लेना। उसने पूछा क्यों? तो उसने कहा
कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, एक मैरिज प्रपोजल है। वो लोग बहुत रिच नहीं हैं, वो लड़का बैंक में जॉब करता है, क्या तुम करना चाहती हो या तुमने कोई और पढ़ा लिखा और अच्छे घर का लड़का चाहिए ऐसा सोचा है? विनू ने कहा मेरे ऐसे कोई डिमांड्स नहीं हैं। विनुता को बस में देखने के बाद और जब ये पता चलने के बाद कि वो अपने पिता के स्कूल में ही नौकरी करती है, गिरीश ने अपने पिताजी से विनू के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वह बहुत अच्छी लड़की है, हमारे ही कास्ट की है। तब गौरम्मा ने उसके बारे में इंटरेस्ट लिया और उन्होंने सोचा कि उसके लिए बात करी जाए। खैर, गौरम्मा तो अपनी अकड़ में थी। उसने कहा हम क्यों बात करने जाएंगे, हम तो लड़के वाले हैं, लड़की वालों की तरफ से वो प्रपोजल आना चाहिए। इस पर शमन्ना जी ने अपना दिमाग चलाया, उन्होंने सब इंतजाम करा दिया। फाइनली एक दिन पूरा परिवार लड़की देखने उनके घर जा पहुंचा, मगर गिरीश को न पता था कि ये विनू ही है। अतः वह बहुत मायूसी से ही जा रहा था, अनिच्छा से जा रहा था। रास्ते में उसकी बहन सुरभि उसे चिढ़ा रही थी, कह रही थी अभी तक तो एक ही टीचर थे घर में, अब सुना है 2 टीचर हो जाएंगे। तो गिरीश ने कहा ये तुम्हें किसने कहा? तो कह रही ये पिताजी ने कहा था। गौरम्मा और सुरभि दोनों को ही पहले विजिट में ही विनू बहुत अच्छी लगने लगी। उनको समझ में आ गया ये किसी भी कंडीशन में अपने आप को ढाल के चलने वालों में से थी। विनू भी बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट समझ रही थी। उसको लगा कि ये बहुत अच्छा घर है और मैं खुश रहूंगी। उनका परिवार वहां से चलता उसके पहले रामाराव यानी विनू के फूफा जी, उन्होंने विनू के फाइनेंशियल कंडीशंस उन्हें बता दी। उन्होंने कहा सिंपल वेडिंग हम वैसे कर सकते हैं, अगर वेडिंग बहुत अच्छी करनी है तो विनू के पास एक ही चीज है, उसका धारवाड़ वाला घर, वो हमें बेचना पड़ेगा, तभी हम बहुत शो ऑफ वाली वेडिंग कर पाएंगे। और इस बात को सुनते ही विनू का मुंह बिल्कुल मुरझा गया। यह गिरीश ने नोटिस कर लिया। चलिए यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और फिर देखते हैं क्या विनू और गिरीश की शादी हुई तो कैसी हुई, पॉम्प एंड शो वाली हुई या सिंपल वेडिंग हुई और उसका घर बच गया। चलिए अब यहाँ लेते हैं एक विराम। जब विनुता अपने बेटे को यानी घर के पहले पोते को लेकर वापस घर जाती है तो वहाँ क्या होता है, क्या उसकी कंडीशन बेटर होती है? आप भी सोचिए।